हेलो एवरीवन। स्टूडेंट ग्रेड 1 की तैयारी आप सभी कर रहे हो, ग्रेड 1 आरपीएससी। तो आप लोगों का मैसेज है कि मैम इसमें बहुत सारे सिलेबस हैं, आप समझाइए कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो इसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल से समझाती हूँ और मेरे जो स्टूडेंट ग्रेड 1 का कोर्स जिन्होंने ले रखा है और जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। ग्रेड 1 के लिए सबसे पहली बात है स्टूडेंट की एग्जाम पैटर्न की डिटेल को समझना जरूरी है। ठीक है, आपको देखने से ये जो सिलेबस है बहुत बड़ा लग रहा है कि इसमें 3 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही ज्यादा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप काफी सिस्टमैटिक वे में तैयारी करो तो ऐसा नहीं है। बेसिकली देखो, आपको जो सिलेबस हाथ में मिला है वो क्या है, एक तो सेकेंडरी लेवल का है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, जो आप 10+2 में पढ़ते हो, ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस लेवल पर देना है, सबसे कम ध्यान किस लेवल पर देना है, इसके बारे में आपने पूछा है। सबसे ज्यादा ध्यान देखो स्टूडेंट, सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है काफी कम, आपको बहुत ही ज्यादा हल्का लगता होगा कि भाई ये तो बहुत ही इजी सिलेबस है, इससे सवाल कम आएंगे। लेकिन जो सिलेबस जितना हल्का होता है, उस सिलेबस से क्वेश्चंस उतने ही टफ और डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, तो नेवर अंडर एस्टिमेट। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगता है तो उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ने से आप उसको बहुत ही सही जवाब दे पाओगे। ग्रेजुएट लेवल से बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से आपको सवाल आएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, तो इन तीनों को अगर मैं प्रोपोर्शनेट अलग अलग करूं कि किस पर आपको ज्यादा वेट देना है, किस पर कम वेट देना है, तो मैं अलग से स्टूडेंट 50% ग्रेजुएट लेवल को वेट दूंगी। ग्रेजुएट लेवल चूंकि डिटेल है, ठीक है, और 30% आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर वेट दूंगी और 20% पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। अब ऐसा मैं क्यों दे रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही स्टूडेंट कि आप एकदम कम ध्यान दीजिए, आप सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लेवल पर ध्यान दीजिए। मेरे इस प्रोपोर्शनेट लेवल अलग करने का यही मकसद है कि देखो आपका ये क्या है, सीनियर सेकेंडरी ये बेस देता है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं अपना ये बताऊं, सिलेबस में देखो, एक तो हम कहते हैं कोर इकोनॉमिक्स। कोर इकोनॉमिक्स में क्या आ जाता है, ये आपका बेस तैयार करता है। कोर इकोनॉमिक्स मतलब वो चीजें जिसको आप छाट नहीं सकते और जो आपका बेस तैयार करेंगी। और एक आपका छोटा सा सिलेबस मैथ कह लीजिए, सांख्यिकी कह लीजिए, ये छोटा सा सिलेबस आपका स्टैट का भी दिया गया है। और तीसरा जो आपके सिलेबस को मैं बांट रही हूँ वो है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे वो विदेशी व्यापार के आंकड़े हो, चाहे वो अभी जो आर्थिक जितने भी इकोनॉमिक चेंजेस चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा हो, या मौद्रिक नीति का अपडेट हो, या राजकोषीय नीति का अपडेट हो, या स्टैगफ्लेशन का अपडेट हो, या इन्फ्लेशन का अपडेट हो। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आपके सिलेबस को मेरे अनुसार मैं 3 भागों में बांट के चलती हूँ। सबसे पहला कोर इकोनॉमिक्स। कोर इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, इन तीनों से कुछ टॉपिक आपको अलग कर लेने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, यही मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है आपको कितने भागों में बांट के पढ़ना है, 3 भागों में, कोर इकोनॉमिक्स, मैथ और करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला आपका पोर्शन ये, इसकी तैयारी आप कर करके इसके ऊपर एमसीक्यू बनाना शुरू कर दीजिए। किसी भी समय आपके एग्जाम का डेट आ जाएगा तो आपके पास कम से कम कोर इकोनॉमिक्स को आपने पूरा कर दिया होगा। सेकंड पर मैथ की तैयारी कभी पूरी नहीं होती, सांख्यिकी की तैयारी कभी पूरी नहीं होती, इसको लगातार बनाते रहना है, इसके मैथ सॉल्व करते रहने। एग्जाम का टाइम आने पर हम फॉर्मूला रट लेंगे और एग्जाम दे लेंगे, नेवर। इसकी तैयारी आपको करती रहनी है। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स एक दिन की चीज नहीं होती, आपको हर दिन न्यूज़पेपर से न्यूज छांटने हैं और उस पर एमसीक्यू क्रिएट करना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपके सिलेबस पर मैं आ जाऊं। सबसे पहला आपका ये दिया हुआ है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल में स्टूडेंट यहाँ पर 2-3 चीजें आप ध्यान देना। सबसे पहले अर्थशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको मैंने बोला कोर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मीनिंग है ना,
अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या है, इस तरह के जो सवाल हैं ये आपको देखने में काफी इजी लगेंगे। इसको आप दोबारा पढ़ोगे भी नहीं कि भाई ये तो सभी को आता है, केंद्रीय समस्या क्या है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, है ना। तो केंद्रीय समस्या क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है ना, ये सारे आपके बेसिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इनको पढ़ लीजिए, इन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को बना करके खत्म कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका बेस तैयार करते हैं। इसके बाद आप आ जाओ तो आपको उपभोग के बारे में पढ़ना है। आप देखो, चूंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, तो उपभोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उपभोग कहते हैं किसको है ना, इसमें जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, भाई मांग क्या है, पूर्ति क्या है, उसको आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उपभोग के बाद उत्पादन, उत्पादन किसे कहते हैं, है ना, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के कारक क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी। फिर हम आ जाते हैं मार्केट पर, बाजार। मार्केट के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको मार्केट के जो फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को आपको ध्यान देना है कि भाई मार्केट के कितने टाइप्स हैं, उनके ग्राफ को इसमें आप ज्यादा कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ये अभी आप क्या कर रहे हो, ये आप बेस तैयार कर रहे हो, राइट। इसके बाद स्टूडेंट आपको पब्लिक फाइनेंस का बजट, बजट कितने प्रकार का होता है, बजट क्यों बनाया जाता है, किस संशोधन में बजट के बारे में कहा गया, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, पहला बजट किसके द्वारा तैयार किया गया, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा तैयार किया गया, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से करके रखिए। उसके बाद राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छा होना है। राष्ट्रीय आय में किन किन चीजों को शामिल करेंगे, किसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये आपका जो सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, इसको आपको बहुत ही बढ़िया से, और बेसिक चीजें, एडवांस नहीं, बेसिक आपका क्लियर होना है। भुगतान संतुलन किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, दृश्य मद क्या है, अदृश्य मद क्या है ना, तो ट्रेड अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इसके अलावा आप लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें जो है, गरीबी कितने तरह की होती है, गरीबी पे कौन कौन सी रिपोर्ट आई है, गरीबी उन्मूलन के कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। बेरोजगारी, ठीक है, और 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान आपको बिल्कुल मुंजवानी याद होना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया, दूसरे में किस पर ध्यान दिया गया, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, पंचवर्षीय योजना हटा के नीति आयोग क्यों लाया गया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इस तरह के जो बेसिक सवाल है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। इस सिलेबस में आपको इन सभी के बेसिक्स का पूरा ज्ञान होना है। अब आप आ जाओ ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल को मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स दिया 50%, क्योंकि ये आपका क्या होगा, डिसिसिव फैक्टर होगा। इसमें आप धीरे धीरे, आप जैसे ही 10+2 से आप ग्रेजुएशन की ओर आते हो, तो आपके पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप बेसिक के अलावा इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल ग्राफ इंक्लूड करोगे। ग्राफ इंक्लूड करते ही आपका यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, उपभोग किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, बाजार किसे कहते हैं। अब आप पढ़ोगे कि भाई प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, गिवन गुड क्या है, आय प्रभाव क्या है। अगर इसका ग्राफ बना करके पूछा जाए तो उस पर आप जवाब दे पाओ, है ना। स्लस्की का प्रभाव क्या है, हिग्स का क्या है, तो ये सभी ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ अब इसमें चूंकि ये हायर लेवल का है, तो इसमें आपको उत्पादन में कॉप डगलस भी पढ़ लेना। मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट, ज्यादा पढ़ लो अच्छी बात है, कम पढ़ोगे तो पछताना पड़ता है ना। तो हम कम क्यों पढ़े, जो चीजें इसमें नहीं भी दी गई हैं, मेरा सजेशन है, अभी टाइम है, पढ़ लो। मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ तो इंडियन इकोनॉमी में इतने डिटेल में ले जाती हूँ, और मैं बोल के बताती हूँ कि भाई मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को शुरू करते हो तो A to Z पढ़ डालो, है ना। कुछ नहीं तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। कोई भी चीज ज्ञान, शिक्षा कभी बेकार तो होती नहीं। तो इसमें आप ग्राफ के साथ साथ जो भी चीजें, कॉप डगलस का मैथ है, मैथ भी कर लीजिए,
है ना। इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड, इकोनोमेट्रिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स आपके लिए जरूरी है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो सकता है आपको क्वेश्चन कर दिया जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालिए, या फिर आपको दिया जाए मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए, लाभ अधिकतम किस तरीके से होता है उस पर मैथ आ जाए। तो ये मैथ आप कब बना पाओगे, जब आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद आप आ जाइए मॉनेटरी को भी डिटेल में करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, फिलिप्स कर्व पढ़ना है, और इसके न्यूमेरिकल्स पर इसका जो मैथ है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सभी कर लेंगे, अगर आप मैथ पे मेहनत कर लोगे तो भाई जीत आपकी है, निश्चित है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कब बनी, किस संस्था का क्या काम है, ये आपको अच्छे से पूरा करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत ही डिटेल में नहीं जाना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जैसे वहाँ की कृषि 3 भागों में बांट के पढ़ लीजिए, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इन तीनों को, बस ये 3 आप कर लो, ये काफी होगा। और इसको करने के बाद इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर बनाइए। तीसरा आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो देखो मैंने इसको थोड़ा कम मार्क्स दिया है, क्योंकि इससे सवाल कम आएंगे, लेकिन जो भी आएगा टक्कर का सवाल आएगा, है ना। क्योंकि देखो इस सिलेबस में काफी इसको मैं कहूंगी काफी डिफिकल्ट सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। आपको ISLM मॉडल इसमें दिया गया है। ISLM मॉडल को ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा। ISLM मॉडल क्या है, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का समन्वय है ना। तो इसको आपको काफी अच्छे से करना है। मंडेल फ्लेमिंग मॉडल को स्टूडेंट कभी इग्नोर मत कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मंडेल फ्लेमिंग मॉडल मौद्रिक अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, नेशनल इनकम से भी जुड़ा हुआ है, और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको काफी ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी इसका काम आता है। इसके सवाल इस तरीके से आते हैं कि आप अलग नहीं कर पाते कि भाई ये सवाल किसका है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का है या इंटरनेशनल का है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी बात आती है स्टूडेंट आपको स्टैटिस्टिक्स पर। तो स्टैटिस्टिक्स में देखो मैथ बनाते रहो। फॉर्मूला को, अभी तक आपने फॉर्मूला आई होप छाट लिया होगा, जितने फॉर्मूलाज हैं उनकी एक कॉपी बना लीजिए। फॉर्मूला की कॉपी बनाने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जितने भी मैथ्स आप बना सको बनाते रहिए, सो दैट आप फॉर्मूला आपको याद रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। तो कोर इकोनॉमिक्स आपको मैंने अभी बताया, जो इंटरमीडिएट लेवल का है, PG लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैथ पर डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, डेली प्रैक्टिस ऑन दी फॉर्मूलाज। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी के लिए डेली न्यूज़पेपर से अपडेट रहिए, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए, और मैंने अपना एक कोर्स भी इस पर पब्लिश किया हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है। इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मल कोर इकोनॉमिक्स आप कर लोगे, मैथ भी आप कर लोगे, लेकिन कुछ सवाल जैसे RPSC ने पिछले एग्जाम में भी पूछा था कि भाई भारत का जो ट्रेड डेफिसिट गया था उसका कारण क्या था। तो हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, कुछ खबरें आपको लगती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर से न्यूज़ छांटना सीख जाओगे, है ना। तो इसको भी इग्नोर मत करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आई होप मैंने इस सिलेबस को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड स्टूडेंट मैंने ये कोर्स अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर पब्लिश किया हुआ है, मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। और स्टूडेंट इस ऐप पर आपको ग्रेड 1 का कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। और इस कोर्स को लेने के बाद स्टूडेंट इसको फटाफट खत्म कीजिए, क्योंकि अभी